अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें अल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने रिड्यूसिंग बिहेवियर हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिस्कस की थी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स वाटर हमने डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, देखो फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं और किस तरह की कंपाउंड बनाते हैं। अल्कली मेटल्स चूँकि काफ़ी रिएक्टिव है, तो ऑल द अल्कली मेटल्स they directly reacts with hydrogen to form a crystalline solid। क्या बनाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड बनाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ द टाइप ठीक है, MH। किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं? MH, जिसको क्या कहते हैं? मेटल हाइड्राइड। चित्रबद्दुला MH को मेटल हाइड्राइड कहेंगे, मेटल हाइड्राइड। जब भी अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, हमेशा क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड बनाता है। और किस टाइप का बनाता है? MH टाइप का। ठीक है ना। क्या मतलब है? देखो, जनरली मैं अल्कली मेटल्स को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस डायरेक्ट किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? MH। ठीक है ना। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स। ठीक है। अब देखो, ये जो MH है इसको क्या कहते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। ठीक है ना। अब देखो, एक M के साथ एक H क्यों जुड़ा? वो इसलिए जुड़ा क्योंकि एक चीज़ का पता हो, मेटल अल्कली मेटल, M जबान अल्कली मेटल और अल्कली मेटल्स हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो मेटल्स अपने पे, ठीक है ना, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, जनरेट करेंगे। और ये एक इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन हर कोई अल्कली मेटल लूज़ करेंगे। अब दी इलेक्ट्रॉन पुश लेंचिन चूँकि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो पता हो हाइड्रोजन भी क्या करते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 1। तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? +1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और अपने पे नेगेटिव चार्ज। तो इस M पॉजिटिव और H नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बनती है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनता है। और आयनिक कंपाउंड का पता दे आर सॉलिड इन नेचर। समझ गए ना। तो जब भी मेटेलिक हाइड्राइड की हम बात करेंगे, मेटेलिक हाइड्राइड के बीच वाली जो बॉन्ड का नेचर है वो हमेशा क्या होगी? आयोनिक होगी। क्या होगी? मेटेलिक हाइड्राइड के बीच वाले बॉन्ड का नेचर क्या होगा? आयोनिक। क्या होगा? आयोनिक इन नेचर। ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल वैल्यू पुट करेंगे हम। अब इस अल्कली मेटल की जगह अगर मेरे पास लिथियम है, प्लस किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे? LiH, लिथियम हाइड्राइड, 2i। ठीक है ना। फिर इसके बाद सोडियम अगर कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो किस तरह के हाइड्राइड बनाएंगे? NaH। फिर इसके बाद पोटेशियम अगर कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो KH। ठीक है ना। अगर रुबिडियम कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? RbH। अगर सीशियम कंबाइन का तो चला हाइड्रोजन नंबर चिल्ड्रन मरगो CSH। इन सब को बैलेंस करो। ठीक है। अब देखो, इन हाइड्राइड्स की, ये जो हाइड्राइड्स हमें बने हैं, ठीक है ना, LiH बना है, फिर इसके बाद NaH, ठीक है, फिर इसके बाद KH, फिर इसके बाद RbH और CSH।
नॉर्मली दीज हाइड्राइड्स आर आयोनिक इन नेचर, लेकिन इन सारे बॉन्ड्स में आयनिक जो कैरेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, LiH से CH की तरफ जब हम जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब ये CH बहुत ज़्यादा क्या है, आयोनिक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, और LiH को कहते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। इस है तो बॉन्ड आयनिक है, लेकिन इस आयनिक बॉन्ड के अंदर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स एल्कली मेटल्स के, दीज हाइड्राइड्स आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, यानी कि आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टर ज़्यादा होगी, आयनिक, ठीक है ना, कैरेक्टर है। अब देखो ये एक बॉन्ड के अंदर, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने के लिए मतलब बात हम फजान रूल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। फजान क्या बताता है, अब देखो LiH इन Li पॉजिटिव और किसके बीच में बॉन्डिंग है, H नेगेटिव के बीच में। अगर NaH का तो जरना Na पॉजिटिव और फिर किसके बीच में, H नेगेटिव के बीच में। इसी तरह K पॉजिटिव, फिर इसके बाद H नेगेटिव के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलेंगे और लास्ट में मैं लिखूँगा CS पॉजिटिव फिर H नेगेटिव। अब देखो है तो सारे बॉन्ड क्या है, आयोनिक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्कली मेटल टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन चूंकि लिथियम स्मॉल साइज रखता है, एनाइन तो सबों में क्या है, सारे हाइड्राइड में सेम है, H नेगेटिव H नेगेटिव H नेगेटिव। लेकिन केटाइन चूंकि डिफरेंट है, तो केटाइन जितना केटाइन का साइज छोटा होते जाते हैं उतना उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। फजाइन हमें बताता है जी बड़े छात पोलराइजिंग पावर, जितना पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी उतना एनाइन से इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। उस वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फंसेंगे, जितना दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन फंसेगा उतना इस बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई LiH का जो बॉन्ड है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। बाकी रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स दे आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, क्योंकि अब लिथियम से सोडियम की तरफ जब आप जाते हो, सोडियम का साइज़ बड़ा है, बड़ा होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं होने की वजह से वो इतना स्ट्रांगली H नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता, जिस वजह से बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता और इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहती है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहता। और आगे जाते जाते CSH के केस में तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, आयोनिक होगा। दैट इज़ वाई दिस आउट ऑफ दिस 5 हाइड्राइड्स, ठीक है ना, LiAH इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट while the rest of the hydrides are predominantly ionic, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, हमें कहाँ से जस्टिफाई होता है, फजान रूल से, ठीक। अच्छा, अब इन हाइड्राइड्स की अगर हम स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इफ़ यू आर डिस्कसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स, क्या क्या कौन कौन से हाइड्राइड्स है, LiH, फिर इसके बाद NaH, फिर इसके बाद KH, फिर इसके बाद RbH, फिर इसके बाद CSH, ठीक है ना। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं, LiAH बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, ठीक है ना। लेकिन CSH चिंसु काफ़ी वीक स्टेबल हो मत। कहने का मतलब ये है द स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम LiAH टू CSH, LiH टू CSH, ठीक है ना। जब आप लिथियम हाइड्राइड से सीशियम हाइड्राइड की तरफ जाते हो तो स्टेबिलिटी कम होते जाते हैं। ऐसा कैसे क्यों हो जाता है, बिकॉज क्योंकि गाता अगेन गाते दक्सा स्पिन लिथियम सबसे छोटा साइज हाइड्राइड के बीच में, हाइड्राइड तो वैसे भी छोटा है, छोटे केटाइन और छोटे एनाइन के बीच में क्या होगी, बॉन्ड डिस्टेंस कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो क्या होगा, मोर स्टेबल, ठीक है ना, क्या होगी, मोर स्टेबल। लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसकी बात करेंगे, CS, क्योंकि CS बहुत बड़ा साइज़ रखता है और एक बड़े एटम और एक छोटे एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो काफ़ी क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी इसका साइज़ बढ़ने की वजह से और बॉन्ड क्या होगी, वीक होगी। तो देखें आता दियो पता सो, क्योंकि Li काफ़ी छोटा साइज़ है तो बॉन्ड डिस्टेंस Li और H के बीच में क्या होगी, काफ़ी कम होगी, काफ़ी एक दूसरे के करीब होगा, तो क्या होगी, ये काफ़ी स्टेबल होगा, CSH काफ़ी वीक होगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम लेटिस एनर्जी की बात करेंगे तो स्टेबल हाइड्राइड कौन सा है, लिथियम हाइड्राइड, और सबसे अनस्टेबल हाइड्राइड कौन सा है, शाबाश, सीशियम हाइड्राइड, ठीक। अब लेटिस एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, चूंकि ये केटाइंस और एनाइंस काफ़ी छोटा साइज़ है केटाइन का,
तो दोनों के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू CS पॉजिटिव और H नेगेटिव, क्योंकि CS पॉजिटिव काफ़ी बड़ा साइज़ रखता है। बड़ा साइज़ रखने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन कमज़ोर होगी तो जब आपस में एक दूसरे से जुड़ती है तो काफ़ी कम एनर्जी रिलीज़ होती है। दैट एनर्जी इज़ लैटिस एनर्जी। मीन्स लैटिस एनर्जी LIH के केस में काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होगा, इसके केस में काफ़ी कम रिलीज़ होगी। या यहाँ तरीका चाहिए जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप लेटिस एनर्जी की ट्रेंड देखते हो LIH के केस में, LIH का लेटिस एनर्जी काफ़ी हाई होती है, फिर इसके बाद NaH, फिर इसके बाद पोटाशियम हाइड्राइड, फिर इसके बाद रुबिडियम हाइड्राइड, फिर इसके बाद सीशियम हाइड्राइड। समझ गए ना। तो इसकी लिथियम हाइड्राइड की लैटिस एनर्जी काफ़ी हाई होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा लिथियम और H को हटाने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है ना। हाई लैटिस एनर्जी होती है। और सबसे लो लैटिस एनर्जी, वीक या लो लैटिस एनर्जी का वैल्यू किस केस में होगा, CSH के केस में होगा, ठीक है ना। ये हो गई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे 6th, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स ठीक है ना, ऑक्सीजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है ना, वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, ठीक है ना, 3 तरह के ऑक्साइड्स वो बना सकते हैं। कितने तरह के ऑक्साइड्स, 3 तरह के ऑक्साइड्स। आइदर M2O टाइप के ऑक्साइड बना सकते हैं वो, या नहीं तो अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके M2O2 टाइप बना सकते हैं, या नहीं तो अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MO2 टाइप बना सकते हैं। 3 तरह के ऑक्साइड्स, एक M2O टाइप, दूसरा M2O2 टाइप, तीसरा MO2 टाइप। क्या है ये ऑक्साइड्स, देखो M2O को नॉर्मल ऑक्साइड कहा जाता है। चीज़र बच्चों, नॉर्मल ऑक्साइड, क्लियर। और M2O2 को कहा जाता है पर ऑक्साइड, चीज़र बदुला, पर ऑक्साइड, ठीक है। और MO2 को कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। कहने का मतलब ये है, जब भी अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, या तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, या पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। अब एम जर्मल चीज़ स्पिन करते हैं अल्कली मेटल्स। अब एक चीज़ याद रखेंगे, हमारे पास क्या है अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीशियम। एक चीज़ याद रखो, लिथियम प्रेफर करता है नॉर्मल ऑक्साइड बनाने को, Li2O टाइप बनाएगा, ये प्रेफर करेगा, ठीक है ना। सोडियम प्रेफर करता है किस तरह के ऑक्साइड बनाने में प्रेफर करता है वो, Na2O2, ठीक है ना। Na2O2 मीन्स क्या है, ये पर ऑक्साइड बनाता है। और पोटाशियम, रुबिडियम और सीशियम जो है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे KO2, RbO2 और CSO2, ठीक है ना। अब देखो इस Li2O के केस में जो मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो इधर, ये जो नॉर्मल ऑक्साइड है, आप याद रखने के लिए, जब भी ऑक्सीजन पे, ठीक है ना, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो द्यूल लगाते हैं ज़रूरत नॉर्मल ऑक्साइड, ज़रूरत द्यूल नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन पे O2 2 नेगेटिव होगी, इनको कहते हैं पर ऑक्साइड, ज़रूरत सो पर ऑक्साइड। इतु जो अगर ऑक्सीजन O2 पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, O2 नेगेटिव टाइप को कहते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब चेजरिचुंगस Li2O को मैं नॉर्मल ऑक्साइड क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो पता चलता Li2O जर बना, एक ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम जुड़ी है, हर लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक। और 2 लिथियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो कौन गेन करेगा, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे 2 लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2। तो एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। O2 नेगेटिव चीज़ इसमें कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, यानी कि दीमिंग को चिल्डन कहता है लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से Na2O2 टाइप, देखो उसको हमने पर ऑक्साइड कहा, क्यों कहा, देखो इधर शाबाश, Na2O2 मीन्स कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन टोटल कितने हैं यहाँ पे 2, और सोडियम कितना है टोटल 2, हर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है,
तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, O2 करेगा। अब O2 पे कितने चार्ज आएंगे, O2 पे कितने चार्ज आएंगे, चूंकि 2 सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 नेगेटिव चार्ज। अब O2 2 नेगेटिव चीज फिर परऑक्साइड, तो दी मी चिल्ड्रन मर जाता हूँ सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हमने सुपर ऑक्साइड के केस में हम एग्जाम्पल लेंगे KO2 का, ठीक है ना। अब देखो KO2, ठीक है ना, एक ही अल्कली मेटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करते ही क्या हो जाएगी, O2 पे कितने चार्ज आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक नेगेटिव चार्ज, समझ गए ना। तो O2 नेगेटिव चीज, इसमें सुपर ऑक्साइड दी मी चिल्ड्रन मरगोस पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, और रुबिडियम के केस में रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, और सीशियम के केस में सीशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखो यंदा चोक आयडिया येवचा दूक O2 नेगेटिव कत्तोदना ऑक्साइड जरच्या O2 2 नेगेटिव येता पर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव कत्तोदना सुपर ऑक्साइड, ठीक है। गस चीज़ यंता जनरली लिथियम प्रेफर करता है ऑक्साइड, ठीक है ना, बनाता है, प्रेफरेबली वो ऑक्साइड बनाता है। बाकी सोडियम जो है प्रेफरेबली सोडियम पर ऑक्साइड बनाते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स वो क्या पसंद करता है, वो सुपर ऑक्साइड बनाना पसंद करता है। ऐसा क्यों, रीज़न क्या है हमारे पास, रीज़न ये है। तो अब हमारे पास क्या है, लिथियम Li पॉजिटिव, फिर इसके बाद Na पॉजिटिव, फिर इसके बाद K पॉजिटिव, और क्या है Cs पॉजिटिव, दो ना Rb पॉजिटिव। दीज आर द केटाइंस ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखो, स्मॉल केटाइन स्टेबलाइज हो जाती है, स्मॉल केटाइन को स्टेबलाइज करता है स्मॉलेस्ट एनाइन, और लार्जेस्ट केटाइन को स्टेबलाइज करता है लार्जेस्ट एनाइन। हमारे पास एनाइन ऑक्साइड है, और ऑक्साइड 3 तरह के हैं, ठीक है ना। या हमारे पास O2 नेगेटिव है, या हमारे पास O2 2 नेगेटिव है, या हमारे पास O2 नेगेटिव है। इन तीनों एनाइन में से सबसे छोटी एनाइन O2 नेगेटिव है, फिर इसके बाद O2 2 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव सबसे बड़ा एनाइन है, ठीक। अब इन सारे केटाइन में से सबसे छोटी केटाइन कौन सी है, Li पॉजिटिव, और Li पॉजिटिव को इन तीनों एनाइन में से कौन स्टेबलाइज करेगा, जो सबसे छोटा एनाइन होगा। सबसे छोटा एनाइन कौन सा है, O2 नेगेटिव। दैट मीन्स Li पॉजिटिव जो है O2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, Li2O बनाएगा। क्या बनाएगा, Li2O। Li2O मीन्स O2 नेगेटिव, ठीक है। और सोडियम क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा साइज रखता है, तो वो क्या करेगी, बड़े एनाइन के साथ कंबाइन करेगा। किसके साथ, अब चूंकि O2 2 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव कब ऑक्सीजन पे आ जाएगा, मीन्स पर ऑक्साइड कब बनेगा, जब 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन करने के लिए सोडियम, हर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 सोडियम जुड़ना पड़ेगा, Na2 लिखना पड़ेगा इधर, तब जाके इधर क्या लिखना पड़ेगा, O2, तब जाके ये क्या बन जाएगा, पर ऑक्साइड बनेगा, ठीक। इसी तरीके से बाकी रेस्ट ऑफ द केटाइंस, ठीक है ना, चूंकि बहुत बड़ा साइज है इन तीनों का, इसलिए ये बड़े एनाइन के साथ जुड़ेंगे। और O2 टोटल 2 ऑक्सीजन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही क्या कर सकता है, पोटाशियम या सीशियम या रुबिडियम चिक इलेक्ट्रॉन लूज बना दे, यानी कि एक ही पोटाशियम जुड़ेगा किसके साथ, O2 नेगेटिव के साथ, वो न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना। दिखाना शेम बी इंचार्ज, क्योंकि नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। जो चीज़ें बात करते हैं सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो यंता हागो सु तुच्या लिथियम इस प्रेफर बात सु Li2O चुआ, क्योंकि एनाइन का साइज छोटा है, लिथियम केटाइन का साइज भी छोटा है, तो ज़्यादा स्टेबल लुस्पत सुधी ऑक्साइड में आनो, ठीक है। सोडियम पर ऑक्साइड क्यों बनाता है, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा है, और पर ऑक्साइड का साइज भी O2 2 नेगेटिव का साइज भी बड़ा है, तो काफ़ी स्टेबल बनता है, ठीक। अब पोटाशियम, रुबिडियम और सीशियम काफ़ी बड़ा साइज रखता है, इसलिए O2 2 नेगेटिव सबसे बड़ा एनाइन है ऑक्साइड में, तो इनके साथ ऑक्साइड बनाना पसंद करता है पोटाशियम, रुबिडियम और सीशियम, ठीक है ना। सो ये रीज़न है हमारे पास, ठीक। अब इन ऑक्साइड्स की जनरली देखो, ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड, चाहे वो हमारे पास Li2O हो नॉर्मल ऑक्साइड, या Na2 हो, या फिर K2O हो, या फिर Rb2O हो, या फिर CS2O हो, ये सारे ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होता है। इस पर चिक जो ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दी मैंने क्लियर इन माइंड है, अच्छा ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो दिया आता पता सो ऑक्सीजन के साथ तो सिर्फ मेटल जुड़ी है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम। ये सारे ऑक्साइड्स नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक। लेकिन इनकी बेसिसिटी जब आप Li2O से CS2O की तरफ आते हैं वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना।
तो एक चीज़ खाता हूँ पता सो ऑल दीज ऑक्साइड्स आर, लिखो ऑल दीज ऑक्साइड्स आर क्या है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। लेकिन इनकी बेसिसिटी क्या होती है, Li2O से किसकी तरफ, जब आप CH2O की तरफ जाते हो तब बढ़ते जाते हैं, क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, Rb2O और फिर इसके बाद CH2O, सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है ना। ये क्या है, वीक बेस, ठीक। अच्छा, और एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास 3 ऑक्साइड है, ठीक है, चाहे वो पर ऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड हो। अगर मैं पर ऑक्साइड की बात करूं, ये जो पर ऑक्साइड्स है, जैसे सोडियम पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड का जो नेचर, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, O2 नेगेटिव। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दिस पर ऑक्साइड्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक। पर ऑक्साइड्स हमेशा नेचर में क्या होता है, डायामैग्नेटिक, वाइल सुपर ऑक्साइड्स आर, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। अब इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखो डायमैग्नेटिक इसलिए है पर ऑक्साइड, ठीक है ना। देखो अगर मैं पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन 2 में दुख, और हर ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का था पता हो 6, 1 2 3 4 5 और, ठीक है ना, 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6। अब दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ रहा है, छाना चिशारगोस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेंगे, तो टोटल 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2 नेगेटिव। अब डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेरिड फॉर्म में, देखो जोड़ी में है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेरिड फॉर्म में है, आपको दिख रहा है, देखो ये इसके साथ पेयरिंग करेंगे, 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 ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेरिड, ठीक है ना। तो पर ऑक्साइड में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन का तो मैं इतना चीज़र चिन्ह डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक क्यों है, कि पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि सुपर ऑक्साइड में आपको अनपेरिड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, O2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, O2 नेगेटिव। 2 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 1, ठीक है ना। मैं यहाँ पे गेन कर रहा हूँ इसको, ठीक, तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो इसके साथ पेयरिंग में है, ये यहाँ से पेयरिंग में है, ठीक है ना, ये यहाँ से पेयरिंग में है, ये यहाँ से पेयरिंग में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो सुपर ऑक्साइड हमारे पास होते हैं O2 नेगेटिव टाइप, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं Na2O2, ठीक है ना, इसका क्या नाम है इस ऑक्साइड का, सोडियम पर ऑक्साइड। अब सोडियम पर ऑक्साइड है तो इसका नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि पर ऑक्साइड डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि O2 का मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, कि O2 चीन सुपर ऑक्साइड इन, पर ऑक्साइड इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, O2 नेगेटिव टाइप है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है नेचर में, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से RbO2 ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, CsO2 ये भी पैरामैग्नेटिक होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स। अब देखो ये जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है, चाहे Li2O हो, Na2O हो, K2O हो, Rb2O हो और साथ ही साथ CH2O हो, दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और ये सारे ऑक्साइड्स वाटर में डिज़ोल्व होके क्या बनाते हैं, डिज़ोल्व होके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ऑल दीज नॉर्मल ऑक्साइड्स दे डिज़ोल्व इन वाटर फॉर्म्स, ठीक है ना। ये सारे ऑक्साइड्स जैसे M2O टाइप के, ठीक है ना, वाटर में डिज़ोल्व होके क्या बनाता है, MOH टाइप हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। अगर Li2O का तो इतना वाटर में डिज़ोल्व होगा और क्या बनाएगा, LiOH, ठीक है। इसी तरीके से Na क्या बनाएगा, NaOH, ठीक है ना।
अच्छा, पोटाशियम KOH और साथ ही साथ रुबिडियम RbOH, फिर इसके बाद सीशियम CSOH। ठीक है ना। हगोदे, ये जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है पानी में डिज़ोल्व होती है और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीस बनाते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स है, दीज हाइड्रोक्साइड्स आर कलरलेस। क्या होता है ये सारे हाइड्रोक्साइड्स, चाहे वो LiOH हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, सीशियम हाइड्रोक्साइड हो, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड्स हो, दीज आर कलरलेस। क्या है ये? कलरलेस होता है और कोरोसिव होता है। क्या होता है? कोरोसिव। और जब भी ये पानी में डिज़ोल्व होता है, ये हाइड्रोक्साइड बनने के दौरान ये जो हाइड्रोक्साइड ये पानी में डिज़ोल्व करके, ठीक है ना, डिज़ोल्व हो जाती है और हीट रिलीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट रिलीज़ हो जाती है। और ये सारे हाइड्रोक्साइड्स, चाहे वो LiOH हो, चाहे वो RbOH, NaOH, KOH, CSOH, दीज हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीस है और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। कहाँ से कहाँ? LiOH से CSOH। यानी कि कहने का मतलब क्या है? दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या होता है? जो पानी में OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। अब LiOH इतना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं करेंगे जितना CSOH करेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि देखो इधर LiOH का जो, ठीक है ना, Li का जो साइज है वो छोटा छोटा होने की वजह से Li और OH के बीच में जो बॉन्ड होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर मैं CS और OH के बीच वाली बॉन्ड को देखेंगे, क्योंकि CS बहुत बड़ा केटाइन है, तो इसलिए CS और OH के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो बॉन्ड काफ़ी वीक होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी OH नेगेटिव आयन रिलीज होगी। तो CSOH के केस में बहुत ज़्यादा सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा, LiOH के केस में कम रिलीज होगी। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, ठीक है ना, LiOH से CSOH की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि CSOH बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हाईली कंसनट्रेटेड अमाउंट में OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। तो लास्ट का बता दो, पता चले द स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना, इंक्रीज इज फ्रॉम LiOH, फिर इसके बाद NaOH, फिर इसके बाद KOH, फिर इसके बाद RbOH, फिर इसके बाद CSOH। ठीक है ना। तो CSOH काफ़ी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो LiOH भी है, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं तो सीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि CS और OH के बीच वाली बॉन्ड काफ़ी वीक होती है बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ CS पॉजिटिव। लेकिन LiOH के बीच वाली बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि Li छोटा साइज रखता है। समझ गए ना। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, chemical properties of alkali metals. Inshallah rest of the chemical properties we will discuss in the coming lecture. Thank you so much.